Hello everyone, so today we are going to start a new video which is about the economic thoughts of वल्लुवर. So वल्लुवर का पूरा नाम थिरुवल्लुवर था एंड इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी थ्योरीज दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में, बट ये हम नहीं कह सकते कि इनकी जो दी हुई थ्योरीज थी वो प्रॉपरली इकोनॉमिक्स पे बेस्ड थी. इसमें फ़िलॉसफी का भी मिक्सचर था, एथिक्स भी था. सो ये एक प्योर इकोनॉमी नहीं थी. सो फर्स्ट इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा हुआ है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जिससे हमें इनकम होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. सो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए थे. इनके अकॉर्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम, टेक्नोलॉजी. और इनका मानना ये था कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम और टेक्नोलॉजी ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. ठीक है. अगर इनका ये मानना था कि लैंड, लेबर, कैपिटल का एक ऑर्गेनाइजेशन तभी यूज़ कर सकती है जब उसके पास एक अच्छा टेक्नोलॉजी हो, और सेकंड चीज़ वो टाइम का अच्छे से यूज़ करना जानती हो. और इनका एक और भी मानना था कि प्रॉफिट कभी भी कैपिटल के बिना नहीं हो सकता है. कैपिटल है तो प्रॉफिट है, ये तो ऑब्वियस सी बात है. अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा. और इन्होंने अपने इस थ्योरी में टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि अगर आप अपने टाइम का अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो टेक्नोलॉजी है, आपका कैपिटल, लेबर, लैंड, जो भी आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं रहेगी. तो इनका ये भी मानना था अगर कोई भी प्रॉपर टाइम पे सही टेक्नोलॉजी के साथ अपना जो भी बिज़नेस है वो एग्जीक्यूट करे तो वो पूरा दुनिया जीत सकता है. सो इन्होंने मतलब बेसिकली देखा जाए तो टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस दी है. मतलब इन्होंने हर चीज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है विद टाइम. सेकेंड इन्होंने बताया है एग्रीकल्चर. तो इनका जैसे जे वल्लुवर जिस टाइम पे से बिलोंग करते थे उस टाइम पे लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था वो एग्रीकल्चर ही होता था. लोग जो भी इनकम किया करते थे, जो भी उनके पास वेल्थ था, वो सब एग्रीकल्चर के ही वजह से था. सो इनका मानना था एग्रीकल्चर जो है वो फंडामेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है. दे आर द एक्सपेन ऑफ द वर्ल्ड. मतलब उनका मानना ये था कि एग्रीकल्चर ही जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडामेंटल एक्टिविटी है जिससे पैसा इंसान कमा सकता है, और इसी पे पूरी दुनिया कायम है. इनका ये भी मानना था कि एग्रीकल्चर जो है वो सारे जितने ऑक्यूपेशंस हैं, अब उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े ऑक्यूपेशंस नहीं हुआ करते थे, काम नहीं हुआ करते थे. बहुत छोटे छोटे ही जो माइनर लेवल के जो काम होते थे वही हुआ करते थे. तो इनका मानना ये था कि उन सब कामों में सबसे सुपीरियर अगर कोई है तो वो एग्रीकल्चर ही है. तो इन्होंने ये ही कहा है कि एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर देखा जाए तो फिजियोक्रेट्स की बात की जाए जो नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे, तो इनके थॉट्स इस मामले में काफ़ी सिमिलर थे उन लोगों से, क्योंकि उनका भी मानना ये था कि एग्रीकल्चर जो है वो इंसान के एग्जिस्टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक नीड है. और इनका भी मानना यही था कि हाँ, एग्रीकल्चर है तो ही सब कुछ है. मतलब दुनिया का जो केंद्र है, एपिसेंटर, वो एग्रीकल्चर ही है. सो इस मामले में थिरुवल्लुवर और फिजियोक्रेट्स जो थे उनके थॉट सिमिलर थे. अब इनका नेक्स्ट था थॉट वो था पब्लिक फाइनेंस. इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी. फर्स्ट
creation of revenue, collection of revenue, management of revenue and public expenditure. क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का क्रिएशन कैसे होगा, सेकंड उनको कलेक्ट कैसे किया जाएगा, थर्ड उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, फोर्थ उसका एक्सपेंडिचर कैसे किया जाएगा। फर्स्ट, कोई इंसान कमाता है तो वो पैसा जो जमा करता है उसको टैक्स के फॉर्म में देता है, ठीक है, तो कंट्री के लिए रेवेन्यू हुआ। उसको कंट्री कलेक्ट करती है तो वो कंट्री का कलेक्शन हुआ। फिर वो डिसाइड करती है कि हाँ इस टैक्स का यूज़ हमें इस चीज़ के प्रोडक्शन में करना है, इस चीज़ को सही करना है, जैसे रोड्स बनवा दी, प्रॉपर वाटर का कुछ उन्होंने इरिगेशन सिस्टम का कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, वो मैनेजमेंट हो जाता है। और फिर बाद में जब वो उस पर खर्चा करेंगे तो वो हो जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो इनका एक और थॉट था कि जो टैक्स है वो कंपल्सरली कलेक्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है। क्यों भैया, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं पूरे फुल तो तुम टैक्स पे करो, लेकिन अगर टैक्स का अमाउंट 2 रुपये है और तुम्हारी आज की कमाई ही 2 रुपये हुई है तो तुम कैसे टैक्स पे करोगे। सो उस टाइम पे काफ़ी राजा ऐसे हुआ करते थे जो ज़बरदस्ती लोगों से इतना टैक्स पे करवाते थे, जबकि ये उसके पूरी तरह से ख़िलाफ़ थे। इनका मानना था कि अगर वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर ले रहा है, उसके बाद पैसे बच रहे हैं, तब वो टैक्स पे कर रहा है, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर आप पैसे ले रहे हो तो वो पूरी तरह से गलत है। इन्होंने कंपेयर किया है एक किंग जो टैक्स ज़बरदस्ती लेता है उसको रॉबर से, वो भी हाईवे का, मतलब जो रोड पे जो चोरी वगैरह करते हैं, जो लोग दूसरों का सामान छीनते हैं, चोरी करते हैं, डाकू टाइप, उससे कंपैरिजन किया है किंग का जो टैक्सेस लेते हैं लोगों से उनके मर्ज़ी के बिना। रेवेन्यू का 3 इम्पॉर्टेंट सोर्स भी इन्होंने बताया है। पहला, वेल्थ जो खुद से आती है, मतलब कंट्री में जो खुद से पैसा जो कंट्री ने जनरेट किया है। सेकंड, कस्टम ड्यूटीज़, जो दूसरे लोग आए हैं अपना सामान बेचने यहाँ पे, वो जो टैक्स पे करेंगे कंट्री को वो। थर्ड, ट्रिब्यूट्स पेड बाय द डिफीटेड किंग्स, जो राजा वॉर्स में हार जाते हैं वो राजा को जो पैसा दें वो हो जाता है। और ये भी चीज़ नोट करने वाली है, वल्लुवर ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि जो रेवेन्यू हम लोग लेते हैं, हाँ, तो वल्लुवर ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि जो लैंड रेवेन्यू है वही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि इन्होंने कह रखा था कि अगर तुम्हारी कमाई हो रही हो तो दो, वरना मत दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खेती अच्छी नहीं हुई है तो वो इंसान कैसे पैसा देगा, तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू को पूरी तरह से मेन नहीं बताया था। एथिक्स, जो हमने बताया कि इनका पूरा एथिक्स पे बेस्ड था। ये पूरी तरह से चाहते थे कि हाँ सब कुछ वेल मैनेज्ड हो, बिना वायलेंस के हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इलीगल हो, लॉ के ख़िलाफ़ हो। जो भी मेथड्स यूज़ करे जा रहे हों वो पूरी तरह से लोगों के हित में हो, सब लोग उससे खुश हों, किसी को भी इससे हानि ना पहुंच रही हो। तो इनका यही मानना था। ये काफ़ी चीज़ों उन्होंने बताई हुई है कि ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग वगैरह ये सब जो है वो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सोसाइटी को हार्म करते हैं। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो कंट्री की, सोसाइटी की, उसको ये लोग क्षति पहुंचाते हैं, जो ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग वगैरह जो काम होते हैं। अब वेलफेयर स्टेट का जो वेलफेयर है वो कैसे होगा।
वल्लवर का ये मानना था कि वेलफेयर स्टेट वो होता है जहाँ पे पॉवर्टी ना हो, लोग अनपढ़ ना हो, जहाँ पे बीमारियाँ ना हो और स्पेशली इंडस्ट्रीज़ ना हो। इनका मानना ये था कि किसी भी स्टेट को वेलफेयर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत चाहिए होती हैं, इम्पोर्टेंट है। परफेक्ट हेल्थ चाहिए लोगों की, जिनको डिजीज़ ना हो, अच्छी क्रॉप चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर चाहिए जिसमें मतलब उन लोग की नीड्स पूरी हो सके। प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस चाहिए, मतलब समृद्धि हो, हर जगह हो, खुशी हो, लोगों को पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया है कि एक पीसफुल स्टेट वो है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ ना हो, इंटरनल डिसेंशंस ना हो और इंटरनल एनिमीज़ ना हो। मतलब लोग आपस में ही ग्रुप बना के ना बैठे हों, आपस में एक दूसरे के लिए गुस्सा ना लेकर बैठे हों, क्योंकि इससे इंटरनल हार्म होता है। और इनका एक और मानना था वेल्थ क्या है? वेल्थ वो है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। एक्वायर अ ग्रेट फॉर्च्यून बाय नोबल एंड ऑनरेबल मीन्स। मतलब इनका मानना ये था भैया वेल्थ को कभी भी ख़राब सोच के लिए या ख़राब काम के लिए एक्वायर नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे नोबल मीनिंग के लिए ले रहे हो, उसको एक्वायर कर रहे हो, तभी वो अच्छा है। अब इनका एक और मानना था पॉवर्टी एंड बेगिंग। Bulwer considered freedom from hunger as one of the fundamental freedoms that should be enjoyed by every citizen. According to him, poverty is the root cause of other evils which lead to everlasting suffering. इनका मानना ये था कि पॉवर्टी वही है जो हर बुराई का एक जड़ है। अगर गरीबी होगी तो इंसान अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा, इंसान अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा तो वो दूसरों को चोट पहुंचाएगा, सोशल ईविल इससे फैलेगा। और थर्ड चीज़ कि मतलब जो भी लोग हैं वो जो अपनी किस्मत से ही परेशान हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है। कई लोग उनको बहुत ज़्यादा उल्टा बोलते हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। तो भगवान ने इन लोग को बनाया है, तो भगवान की ही वजह से ये ऐसे, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इनका मानना था पब्लिक एक्सपेंडिचर तभी होना चाहिए जब बजट भी हो और ख़र्चा बजट से नीचे हो। क्योंकि अगर खर्चा कम है और बजट और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, बजट कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, तो ये कंट्री पे एक बर्डन बन जाता है। तो इनका मानना ये था कि पहला डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पब्लिक वर्क्स पे होना चाहिए और सोशल एक्सटर्नल असिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इनका मानना ये था कि जितने भी खर्चे होने चाहिए वो नोबल कॉज के लिए होने चाहिए, किसी भी उल्टी सीधी चीज़ के लिए नहीं होने चाहिए। राजा अपने पर्सनल यूज़ के लिए खर्चे ना करे, ना फालतू की लड़ाइयों के लिए करे। इन्होंने एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बात की गई है कि फालतू की लड़ाइयाँ करने से बस देश का ही पैसा खर्च होता है, इसमें बाकी किसी और का लॉस नहीं होता है, देश का ही लॉस होता है। तो इसीलिए एक अपने देश में के लोगों के लिए काम करो कि हम लोग की जो इकोनॉमी है वही सेल्फ सफिशिएंट बने। यही मानना था वल्लवर का। और इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक आइडियाज़ बहुत कम दिए हैं और इनके में फ़िलॉसफी और एथिक्स ज़्यादा ही है। तो ये एक प्रॉपर प्योर इकोनॉमिस्ट इनको हम नहीं कह सकते हैं, बट हाँ इनके काफ़ी ऐसे थॉट्स हैं जिससे हम इकोनॉमिक्स के बेसिक और
काफ़ी पहलुओं को देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।